नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का जो हमारा बुक है अंतराल। ठीक है, अंतराल के जितने भी चैप्टर आपके सीबीएसई बोर्ड में आ रहे हैं इस साल, उन सभी चैप्टर्स के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं अंतराल वाली बुक से। तो आपको पता है कि भाई 3 चैप्टर ही तो आ रहे हैं इसमें से, है ना। एक तो आपका सूरदास की झोपड़ी वाला जो चैप्टर है, और एक आपका बिस्कोहर की माटी वाला जो चैप्टर है, और आखिर में आपका है एक मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता की ओर वाला जो चैप्टर है। वो 3 चैप्टर आपके इस साल सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों ही चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं तो आपको चैप्टर, अगर आप नहीं भी किए हैं तो आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चंस इन्हीं में से आने वाले हैं। देखिए, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड कर दी है, जैसे कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ के जाना है ना। जो आपका इस साल बोर्ड हो रहा है ना, बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको क्या कुछ पढ़ के जाना है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी। इसके अलावा आपको पता है कि भाई गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड आपके टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है ना। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है कि भाई आप गद्यांश को और पद्यांश को किस तरीके से करेंगे कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो आप लोगों को सूरदास की झोपड़ी वाला जो चैप्टर है, एनिमेशन वीडियो मैंने बनाया, एनिमेटेड वीडियो है, और बहुत ही आसान और सरल भाषा में पूरे चैप्टर को मैंने समझा दिया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप तीनों वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यह फूस की राख नहीं, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। तो आपको पता है कि भाई पुराने समय में जो घर बनाए जाते थे ना, फूस से बनाए जाते थे, है ना। और आपको पता है कि जो सूरदास है, सूरदास की स्टोरी है पहले चैप्टर में, तो उसमें क्या है कि भाई उसकी बहुत सारी अभिलाषाएं होती है। लेकिन जब फूस की उसकी जो झोपड़ी में जब आग लगाई जाती है तो उस राख के साथ उसकी अभिलाषाएं भी स्वाहा हो जाती है, उसकी अभिलाषाएं भी उसी के साथ ही जल जाती है ना। तो यहाँ पे हमें यही समझाना है कि किस तरीके से फूस की राख के साथ उसकी अभिलाषाएं भी राख के रूप में तब्दील हो गई। ठीक है, तो हम आंसर पढ़ते हैं। देखिए आंसर हम क्या बताएंगे कि सूरदास क्या है, एक अंधा भिखारी है ना। अंधा है, भीख मांग के अपना काम चलाता है। उसकी संपत्ति में भाई ज़्यादा कुछ नहीं, एक झोपड़ी है जिसमें वो रहता है, जमीन है जो कि छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, और जीवन भर की जमाम पूंजी उसके पास थी। टोटल 500 रुपये है उसके पास, जमाम पूंजी 500 रुपया होता है, वही इसका जीवन का आधार है। ठीक है, वैसे भी उसकी जो ज़मीन है भाई वो किसी काम की नहीं है, उस पर गाँव के जितने भी जानवर है वो चढ़ते हैं। और सूरदास इसमें खुश है कि भाई चलो भाई किसी के तो काम आ रहे हो, है ना। झोपड़ी जल गई, उसको दोबारा बनाई जा सकती थी, इसलिए भी वो ज़्यादा दुखी नहीं था। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी इसलिए था क्योंकि उसकी जीवन भर की जो जमा पूंजी थी वो भी जलकर राख हो गई थी, है ना। उसे दोबारा कमाने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। ठीक है, अब देखिए उसमें टोटल कितने रुपए थे, टोटल थे 500 रुपये। ठीक है, इस 500 रुपये से वो बहुत सारे काम करवाना चाहता था, जैसे कि कुएं खुदवाना चाहता था गांव वालों के लिए, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था, और अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। ठीक है, झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसे उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं होने वाली थी। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है, जो कि उसकी अभिलाषाएं भी इसके साथ जल के स्वाहा हो चुकी है ना। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी के साथ ही जलकर राख हो गई थी। अब उसके पास कुछ नहीं था, अब दुख और पछतावा के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो ये आंसर आपको इस क्वेश्चन में बताना है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भैया अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। देखिए सूरदास की ना मनोदशा बतानी है। जब उसकी झोपड़ी में भैरव ने आग लगा दी, उसके बाद बहुत ज़्यादा दुखी था वो, है ना। हताश हो गया, निराश हो गया। लेकिन आगे हम पहले इसको हम पढ़ते हैं, पूरे आंसर को पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा हमारे को समझने में। देखिए क्या है कि सूरदास अपने रुपए की चोरी की बात से दुखी हो चुका था कि भाई उसके जो पैसे थे वो भैरव ने चुरा लिए थे। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ शेष बचा ही नहीं है। उसके मन में परेशानी, दुख, ग्लानि, है ना, निराशा ये सब छाया होता उसके मन में, उसके जीवन में। अचानक घीसू द्वारा मिठुआ, मतलब घीसू और मिठुआ कुछ बच्चे वगैरह खेल रहे थे, तो वहाँ पे मतलब उसने कहते हुए सुना घीसू को, मतलब घीसू द्वारा मिठुआ को यह कहा गया कि सुनो खेल में रोते हो, ऐसी बात उसने कही। ठीक है, इस कथन की सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन लाया, है ना। दुखी और निराश सूरदास उठ खड़ा हुआ। ठीक है, और उसे एहसास हुआ कि जीवन संघर्ष का नाम है। जीवन किसका नाम है भैया? संघर्ष का। उसे हार जीत जीवन में लगी रहती है। ठीक है,
तो बहुत अच्छी सीख आपको यहाँ पे मिल रही है कि भाई जीवन में क्या है, हार जीत तो लगी रहती है। इंसान को चोट तथा धक्कों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन संघर्ष का डटकर सामना करने का ही नाम है। ठीक है, जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है उसे दुख और निराश के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो घीसू के वचन ने उसे समझाया कि खेल में बच्चे भी रोना अच्छा नहीं मानते, तो वह किस लिए रो रहा है। मतलब कि खेल में जब बच्चे नहीं रोते तो भाई वो जीवन के खेल में जब हार गया है तो क्यों रोए भाई वो, है ना। बस जैसा वह जाग उठा और राख के बीच रोता बिलखता सूरदास उठ खड़ा हुआ। अपने दुख पर विजय वर्ग की तरंग जैसी उसने प्राण डाल दिए और वह राख के ढेर को प्रसन्नता से दोनों हाथों से उड़ाने लगा। तो मतलब अब वो छोटे से बच्चे ने जब ये बात कही कि खेल में कोई रोता है क्या, उससे उसको मोटिवेशन मिला और दोबारा उठ खड़ा हुआ वो। ठीक है, उसके अंदर जोश आ गया, मोटिवेशन आ गया। कहने का मतलब ये है, यह ऐसे मनुष्य की मनोदशा को दर्शाता है जिसने हार का मुंह तो देखा परंतु जो हार नहीं माना, बल्कि अपनी राह को भी जीत में बदल, मतलब अपनी हार को भी उसने क्या किया, जीत में बदल दिया। ऐसे मनुष्य की दशा को दर्शाता है। तो सूरदास के अंदर ये प्रवृत्ति थी कि हारी हुई बाजी को भी वो जीत गया एक तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई थी। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो देखो इसके पीछे दो मेन कारण बता रखा है। एक तो भाई सुभागी जो थी उसको सूरदास क्या करता था, शरण दे देता था। मतलब कि जब भैरव अपनी बीबी सुभागी को मारता था तो सुभागी भाग के कहाँ चली जाती थी, सूरदास की झोपड़ी में चली जाती थी और सूरदास उसको छिपा भी लेता था। तो एक कारण तो ये था, है ना। और इससे आपको पता है कि सूरदास का काफ़ी मजाक भी बना था और भैरव की बेइज्जती भी हुई थी, लोग मतलब समाज में उसकी हंसी भी उड़ाई गई थी। तो इस कारण वो इसका बदला लेना चाहता था। तो दूसरा पॉइंट ये बता रखा है कि भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या का भाव था और इस कारण वो सूरदास से बदला लेना चाहता था। तो बदले की भावना के कारण उसने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी। ठीक है, ये दो कारण आप इसमें लिखेंगे। आसान क्वेश्चन है, आएगा तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएगा आपके एग्जाम में। सूरदास की चारित्रिक विशेषता, कैसे भी आ जाए सूरदास की चारित्रिक विशेषता ही पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में इस चैप्टर से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना कीजिए। मतलब सूरदास का चरित्र कैसा था, क्या वो हार मानने वाला प्रवृत्ति का व्यक्ति था या एक साहसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, एक तरीके से उसकी चारित्रिक विशेषता बतानी है। तो आपको पता है कि होता क्या है, जब उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है तो वहाँ पे बैठ के रो रहा होता है। तो वहाँ पे मतलब मिठुआ आता है। मिठुआ उससे पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। तो सूरदास जवाब देता है कि हम झोपड़ी को दोबारा बनाएंगे। ठीक है, तो वो कहता है, मिठुआ कहता है कि अगर फिर से किसी ने आग लगा दिया तो सूरदास कहता है हम उसको दोबारा बनाएंगे। फिर कहता है कि अगर दोबारा जला दिया तो कहता है हम दोबारा बनाएंगे। ऐसे करके वो कहता है कि अगर किसी ने 100 लाख बार अगर जला दिया तो सूरदास का जवाब होता है कि हम 100 लाख बार इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, ये हार ना मानने की प्रवृत्ति को दर्शाता है ना, कि सूरदास जो है वो किसी भी स्थिति में हार नहीं मानता। ठीक है, वो दोबारा से मेहनत करके उस चीज़ को प्राप्त कर सकता है, इस प्रवृत्ति को दर्शाता है। कर्मशील है, मेहनती है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ना। देखो भाई, एक अंधे के लिए पैसे जमा करना कितना मुश्किल है। एक मतलब भैरव जैसे या फिर हम बात करें जगधर जैसे जो व्यक्ति थे जो कि हट्टे कट्टे तंदुरुस्त बंदे थे, वो पैसे जमा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये अंधा व्यक्ति होते हुए भी इतने सारे पैसे जमा कर लिए थे। तो जाहिर सी बात है ये कर्मशील था, मेहनती था। ठीक है, प्रतिशोध की भावना से मुक्त, वो किसी से प्रतिशोध या बदला नहीं लेना चाहता था। भैरव के बारे में उसको पता था कि भैरव ने उसके घर में आग लगाई है, लेकिन फिर भी उससे बदला लेने की कोई इच्छा उसकी नहीं थी। निर्णय लेने की क्षमता, भाई इसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता थी, है ना। वो केवल मतलब सूरदास किसी भी परिस्थिति को केवल मौन रहकर उसे स्वयं पर हावी नहीं होने देता था। वह तुरंत सकारात्मक निर्णय लेकर जीवन में आगे बढ़ता था। ठीक है, परोपकारी था। परोपकारी मतलब जो दूसरे की हेल्प कर दे। तो मददगार भी था, ये मदद कर दिया करता था। जैसे कि सुभागी को अपने घर में उसने क्या किया, शरण दिया था। ठीक है,
तो इस तरीके से ये परोपकारी भी था। तो ये सारे सूरदास के जीवन मूल्य है, मतलब उसकी चारित्रिक विशेषता में ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पेपर में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लेखक ने किस आधार पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? बतख है ना, आपको पता है बतख पक्षी की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब माँ की तुलना एक बतख से कैसे की, ठीक है, या क्यों की, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट दे रखा है कि खतरों से बचाव। जिस तरीके से बतख अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडों की दुनिया की नज़रों से बचाती है ना, उसी तरीके से माँ भी अपने बच्चों को हर खतरे से बचाने का काम करती है। दुनिया में जितने भी खतरे आते हैं उनसे बचाने के लिए एक माँ भी हमेशा तैयार रहती है। सतर्कता और कोमलता से देख रेख, जैसे बतख जो है, बतख माँ क्या करती है, अपनी पैनी चोंच से सतर्कता पूर्वक तरीके से अपने अंडों का ख्याल रखती है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो माँ भी है ना, वो भी क्या करती है, भले ही अपने बच्चों को डांटे मारे, लेकिन इस तरीके से डांटती है, इस तरीके से मारती भी इस तरीके से है कि भाई शिशु को कोई नुकसान ना पहुँचे, बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। आने वाले खतरे को भांपना, जैसे बत्तख की जो बत्तख माँ है वो उसकी निगाह हमेशा कौवे की तरफ होता है कि कौवा कभी आए और कौवा कभी आ ना जाए और उसके अंडों पे चोंच मार के फोड़ दे या उसको उठा के ले जाए, तो इस तरीके से ख्याल रखती है। उसी तरीके से जो माँ भी है, मानव माँ भी है, वो भी अपने बच्चों का आने वाले संभावित खतरों को भांप लेती है और उन खतरों से कहीं ना कहीं मुक्त कराने का भी काम करती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक, ये भी बिस्कोहर की माटी वाला जो चैप्टर है उससे है, और इससे पहला क्वेश्चन जो था अभी 5वां क्वेश्चन वो भी उसी चैप्टर से है, ठीक है। तो लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधित मान्यताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेखक जो है वो प्रकृति और नारी के सौंदर्य का वर्णन जो किया है वो किस तरीके से किया है उसके बारे में आपको समझाना है। मतलब प्रकृति का भी वर्णन किया है, जो नारी है उन दोनों के सौंदर्य का वर्णन किया है उसके बारे में आपको समझाना है। देखिए, लेखक के लिए प्रकृति, लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव था। मतलब जो ये लेखक है विश्वनाथ ने मतलब लिखा है, तो विश्वनाथ का क्या था, प्रकृति से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगाव था। उसे प्रकृति के कई दृश्य अनुरूपम एवं हृदयग्राही लगे। मतलब बहुत अच्छा लगा उसको प्रकृति के दृश्य, अपने गांव की प्रकृति का दृश्य, ठीक है। प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का पर्याय था, ठीक है। मतलब कि प्रकृति भी क्या एक तरीके से सौंदर्य का ही रूप है, दूसरा रूप कह सकते हैं, ठीक है। लेखक की दृष्टि से नारी, लेखक ने अपने गांव में एक मतलब रूपवती नारी को देखा, सुंदर नारी को देखा, और लेखक का हृदय बस गया। मतलब वो जो मतलब नारी थी वो लेखक के हृदय में बस गई, ठीक है, भाग गई। कहने का मतलब ये बहुत अच्छी खूबसूरत सी लड़की, मतलब वो नारी थी। वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिमूर्ति लगी, ठीक है। जिस तरीके से प्रकृति खूबसूरत सौंदर्यपूर्ण होती है, उसी तरीके से वो नारी भी लेखक को क्या लगी, सुंदर, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। तो यहाँ पे क्या है, प्रकृति और नारी में समानता, सौंदर्य की समानता होने के कारण लेखक को लगा जैसे प्रकृति नारी का सजीव रूप लेकर उसके समक्ष आ गई है। मतलब कि नारी की खूबसूरती को देख के ये बातें वो कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो स्वयं उनके सामने आ गई है। प्रकृति के समस्त दृश्यों से जूही की लता, चांदनी की छटा, फूल की खुशबू आदि में उसे नारी के सौंदर्य का आभास हो रहा था। सौंदर्य के समान धर्म होने के कारण लेखक को प्रकृति और नारी एक का एक होते हुए देखिए। मतलब वही बात को घुमा घुमा के आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रकृति भी है वो भी सौंदर्यपूर्ण है, नारी भी सौंदर्यपूर्ण है। इस कारण उन्होंने प्रकृति की तुलना नारी से और नारी की तुलना प्रकृति से की है, ठीक है। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बच्चे का माँ का दूध पीना, सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है, टिप्पणी कीजिए। तो ये भी आपका बिस्कोहर की माटी वाला जो चैप्टर है उसी से है। तो यहाँ पे हम आंसर पढ़ते हैं। आंसर है कि बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख से में आने के साथ ही जुड़ जाता है, ठीक है। जब बच्चा माँ के कोख में आता है तभी से
माँ और बच्चे का संबंध आपस में जुड़ जाता है। जब वो जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। इस दूध को वह अगले 3 वर्ष तक ग्रहण करता है। अपनी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है। इससे माँ बच्चे के मध्य संबंध सजीव हो जाता है। इस तरह एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ सोता है, हंसता है, खेलता है, गाता है, पीता है, बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुख होती है, मतलब खुशी मिलता है माँ को। ठीक है, वह अपने बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। वह बच्चों को अपनी ममता की छांव के तले रखती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ के स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस भी करता है। वह बच्चे के लिए उनका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर लेता है। मतलब कि मानव जीवन की जो एक तरीके से महत्व है, कह सकते हैं, या सच्चाई है, उसको वो पा लेता है। कहने का मतलब है माँ का दूध पी के। ठीक है, तो यहाँ पे माँ के दूध के महत्व को बताया गया है कि एक बच्चे के लिए माँ का दूध जो है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। शुरुआत में 6 महीने तक तो भाई माँ का ही दूध पीता है, और आगे 3 वर्ष तक वो क्या करता है, अपनी माँ का दूध ही ग्रहण करता है, और उस दौरान वो बहुत सारी चीज़ें महसूस करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि गर्मी और लू से बचने के उपाय का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित है? तो ये भी बिस्कोहर की जो माटी वाला चैप्टर है उसी से क्वेश्चन लिया गया है। और गर्मी और लू से बचने के लिए लोग कौन कौन से उपाय अपनाते हैं? तो धोती तथा कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध दिया जाता था। ठीक है, मतलब लू से बचने के लिए ये भी कदम उठाए जाते हैं। लू से बचने के लिए कच्चे आम का पन्ना पिया जाता है, मतलब कच्चे आम को पका लो और उसका पानी बना के पी लो, तो इससे भी आप लू से बच सकते हैं। कच्चे आम को भूना जाता था, गुड़ तथा चीनी के साथ उसका शरबत पिया जाता था, उसे शरीर पर लगाया जाता था तथा उससे नहाया भी जाता था। तो मतलब कच्चे आम के महत्व की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा कच्चे आम को भूनकर या उबालकर सिर भी धोया जाता था। तो कच्चे आम से सिर भी धोके लू से बचा जा सकता है। हम केवल प्याज का प्रयोग, मतलब इस समय की बात कर रहे हैं, कि इस समय ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, प्याज तथा आम पन्ने पीने वाले उपाय से परिचित है। मतलब हम लोग प्याज और जो आम का जो पानी पीने वाला जो है, वो कच्चे आम का जो शरबत बना के पीते हैं, उसके बारे में हमारे को मालूम है, बाकी के बारे में हमने नहीं सुना है। ऐसा आंसर भी आप बता सकते हैं। बाकी ऊपर वाले पॉइंट्स ही आपके मेन बनते हैं, जो पॉइंट्स ऊपर लिखे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका लिखिए। तो भाई धरती का वातावरण आपको पता है क्यों लगातार बढ़ रहा है? क्योंकि धरती का वातावरण बढ़ने के पीछे के सबसे मेन कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिक विकास के कारण बहुत सारे धड़ल्ले से उद्योग धंधे खुल रहे हैं, कारखाने स्थापित हो रहे हैं, उनमें से जहरीले गैस है ना, जहरीले धुआं निकल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं विश्व के तापमान को बढ़ा रहे हैं, वातावरण के तापमान को कई डिग्री बढ़ा दिया है। इसमें यूरोप और अमेरिका की भूमिका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हानिकारक गैस सबसे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका से ही निकल रहे हैं, इन्हीं देशों से निकल रहे हैं। इन्हीं देशों में ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं देशों में होता है। ठीक है, वातावरण के गर्म होने से हानियाँ, इन गैसों द्वारा तापमान बढ़ने के कारण समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है ना, जो भी बर्फ है वो पिघल रही है। इससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो सकती है और दुनिया के बहुत सारे देश समुद्र में डूब जाएंगे। पर्यावरण असंतुलित होता जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है? मतलब आज की जो सभ्यता है और आज के जो लोग हैं वो नदियों को गंदे नाले के रूप में बदल दिए हैं। क्यों, कैसे? ठीक है, तो कारण आपको बताना है। तो सबसे पहले भाई क्या होता है कि कूड़ा कचरा जो है सब नदियों में फेंक रहे हैं, है ना। कोई भी त्यौहार होता है तो नदियों में बहुत ज़्यादा गंदगी फैला दी जाती है, मूर्ति विसर्जन कर देते हैं, कोई भी पूजा पाठ की जो सामग्री है उसको जाके नदी तालाब में फेंक देते हैं, जिससे कि नदी कूड़े के ढेर में बदल रहा है। उदाहरण के लिए यमुना नदी, यार दिल्ली में यमुना नदी की हम बात कर ले तो कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है, आपको मालूम है ये चीज़, है ना। पूजा सामग्री, मैंने वही बात की कि पूजा सामग्री को क्या करते हैं, नदी में ही बहा देते हैं। कारखानों से बहुत सारे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, वो कहाँ बह रहे हैं, वो सब हमारे नदियों में ही बहते जा रहे हैं।
इसके अलावा नदियों का निरंतर रख रखाव ना होना, नदियों की सफाई की व्यवस्था लगातार अगर सफाई वगैरह भी करवाया जाए तो थोड़ा नॉर्मल रहेगा। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तब तो सरकार नदियों के सफाई का मुद्दा उठाती है, लेकिन उसके बाद सरकार कुछ नहीं करती है। तो उचित रख रखाव भी नहीं हो पा रहे हैं, इन कारणवश नदियाँ जो है वो गंदे नाले के रूप में बदलती जा रही है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है वो है विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की असभ्यता है। खाऊ उजाड़ू सभ्यता के संदर्भ में हो रहे पर्यावरण के विनाश पर प्रकाश डालिए। मतलब आपको आंसर भाई सारे समझाने वाले, सारे लॉजिकल आंसर है। जो 3 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर के बताए हैं ना, वो तीनों लॉजिकल है कि आज की जो औद्योगिक सभ्यता है वो कोई सभ्यता नहीं बल्कि उजाड़ की सभ्यता है। ठीक है, क्योंकि इससे भाई पर्यावरण को नुकसान हो रहा है ना बहुत ज़्यादा दोस्त, है ना। पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं जिससे कि वहाँ से बहुत ज़्यादा जहरीले गैस निकल रही है जो कि पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। यही सारी चीज़ यहाँ पे आंसर में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना भाई। ठीक है, वही बातें हैं, बातें वही लिख रखी है, बस घुमा फिरा के थोड़ा और इसको आंसर को थोड़ा लेंथी खींच दिया है। प्रदूषण वगैरह की बातें इसमें आपको देखने को मिलेगी। जो ऊपर मैंने आपको दोनों क्वेश्चन में बताया ना, उसी का मिलता जुलता आंसर इसमें आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये 11 क्वेश्चन टोटल मैंने बताए हैं। आप देख लेना आपके एग्जाम में ना जो अंतराल भाग 2 है उसमें से क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं में से नजर आने वाला है आपको। ठीक है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन भाई आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को उठा के देख ले तो वहाँ पे आप देखेंगे कि भाई यही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे बार बार। ठीक है, मैं जब था ना तो मेरे समय में भी सूरदास की चारित्रिक विशेषता ही पूछी गई थी, और ये मतलब पर्यावरण प्रदूषण वाले पॉइंट्स, ये वाला ये आपका यहाँ पे जो मैंने बताया है ये 9 क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नज़र आए थे उस समय। अभी मेरे को थोड़ा बहुत याद है, अभी भी लगभग 4-5 साल हो गए मेरे को बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हुए, लेकिन मेरे को मालूम है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।